आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो माओवाद या कहें नक्सलवाद से पीड़ित हैं। नक्सलवाद से हमारा बस्तर भी अछूता नहीं है और भारत के कुछ हिस्से जैसे आसाम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ भी माओवाद फैला हुआ है। लेकिन अब ऐसी पहल की जा रही है कि जो माओवाद से जुड़े हुए हमारे युवा हैं उन्हें हम मुख्य धारा से जोड़ पाएं और मुख्य धारा से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरह से वो मुख्य धारा से जुड़कर प्रभावित होकर अब कैसे जीवन अपना जी रहे हैं और सरकार की तरफ से उन्हें क्या क्या मदद दी जा रही है, नक्सलवाद से जुड़ने के पीछे क्या कारण थे, इन सारी बातों को हम उनसे जानने की कोशिश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। तो ऐसे ही एक युवा आसाम से आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। तो आपका स्वागत है सबसे पहले तो आकाशवाणी की स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? जी हाँ जी, मेरा नाम बिनवल वारी है। हम असम से बिलोंग करते हैं और असम में भी हम पहले 2020 से पहले एक संगठन हुआ करते थे जो सशस्त्र एक संगठन था, बैंड संगठन था। उसका नाम था NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। इस संगठन का मैं एक सदस्य हुआ करते थे और वही संगठन में मैंने 2002 में ज्वाइन किया था और 2020 तक मैंने उसी संगठन में काम किया था। लेकिन 2020 के बाद जब भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लोगों के बीच में जो समझौता हुआ उसके तहत ये संगठन को भी हमने 2020 में डिमोलिश कर दिया, डिसबैंड कर दिया। अभी हम लोग मुख्य धारा में आके सामान्य ज़िंदगी जी रहा हूँ और कुछ काम कर रहे हैं जो करना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन के टाइम में हमने जो भी ऐसे काम हाथ में आए थे, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में भी हमने शामिल हुए थे, कभी अपनों के बीच में भी ऐसे बहुत मुठभेड़ चला और हमने उस टाइम में, आंदोलन के टाइम में, मतलब 1987 से लेकर 2002 तक जो भी आंदोलन चला उसमें मेरे आँखों के सामने बहुत कुछ घटना घटी। 2002 के बाद मैं खुद उसी संगठन का एक सदस्य बना। उसी टाइम में भी बहुत सारे ऐसे घटना हमने खुद देखा और झेला भी हूँ और ऐसे बहुत ट्रेजेडी हमने देखा भी है। 2002 के बाद 2020 तक हमने संगठन में विभिन्न प्रोटोकॉल में मैंने काम किया और आते आते एग्रीमेंट के बाद भी हमने अभी अपना सोसाइटी के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, क्योंकि उस टाइम में जो काम किया था वो अलग बात था। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते तो मैं बोलना चाहूँगा। जी ज़रूर बताएं। जी हाँ, क्योंकि देखिए आप, जब हमारे वहाँ असम की जो बोडो बेल्ट है वो एक रीजन है जहाँ 6 से 60 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे समुदाय रहा करते हैं उधर ज़्यादातर, और अलग अलग जगह में भी होते हैं। तो पिछले 50 साल से ऐसे बहुत सारे आंदोलन उधर होता आ रहा है। वो आंदोलन आर्म्स के द्वारा नहीं था, मतलब वो एक डेमोक्रेटिक आंदोलन था, मतलब हथियार के हाथ में नहीं था। जी जी। फिर भी आंदोलन करता रहा। हमने अपना जो स्क्रिप्ट है, जो राइटिंग्स है, हमारा अपना भाषा है, हमारा अपना संस्कृति है। तो जो भाषा को लिखित्व में प्रदान करने के लिए जो लिखित लिपि चाहिए होते हैं ना, तो उसी स्क्रिप्ट के लिए भी हमारे वहाँ आंदोलन चला। वो भाषा और वो लिखित जो स्क्रिप्ट के लिए आंदोलन है उसमें भी हमारे बहुत आदमी गुजर गया है, बहुत। तो चलते चलते ये सब को हमने देखा है। बाद में क्या हमारे मन में क्या आया, शायद हमारे लीडर्स ने, हमारे जो मुखिया है वो लोग का विचार में ये आया कि हमें हथियार उठाना चाहिए। तो हथियार उठाने से मतलब सरकार बात सुनेगा, ऐसा एक लगने लगा होगा। तो इसी के तहत 1987 से 2020 तक वो हथियार का आंदोलन चलने लगा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, 2005 और 6 में जो हमने हथियार चलाया था उसको सरकार से सीज फायर हमने किए। सीज फायर करने के बाद हमने सरकार के साथ पॉलिटिक्स में हमने मतलब पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट हो गया, बातचीत करना से स्टार्ट हो गया 2005-6 से। ऐसे आते आते 2010 तक फिर उधर गणतांत्रिक आंदोलन चलने लगा। गणतांत्रिक आंदोलन चला
और हम भी हथियार जब तक हमने सीज फायर करके रखा है, ऐसे हमने गणतांत्रिक आंदोलन में भी शामिल हुआ। उसके बाद चलते चलते 2020 तक ये हमने समझौता करने के लिए मौका मिला। और इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे स्टेट असम में डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार ने जो नीति बनाए हैं, ये उग्रवाद को लेके, ये एक्सट्रीमिज़म को लेके, ऐसे हथियार से आंदोलन चलाने वाला इसको लेके जो पॉलिसी बनाया, उसमें मौका हमने मिला और उसमें हमने रास्ता देखने को मिला। तो इसी के तहत हमने आलोचना में, पॉलिटिकल डायलॉग्स में हमने शामिल हो गया और ये 2020 में एक नतीजा निकला। जो नतीजा मेरा मानना ये है कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा नतीजा निकला। अभी जिसके तहत हमारे क्षेत्र में, बोडोलैंड क्षेत्र में शांति ही अब उधर उन्नति अभी होने लगा है। उसमें आपका एजुकेशन में बहुत डेवलप होने लगा है। हमारे लोग देश के लिए सोचने पर अभी खुद को सेक्रीफाइस करने लगा है। हमारे जवान लोग असम पुलिस में खुद को योगदान देने लगा है। हमारे जवान इंडियन आर्मी में, पैरामिलिट्रीज में और विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स में अभी शामिल होने के लिए मौका मिल रहा है। ये ऐसे आसान बात नहीं है, इसलिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ये भी बात बोलना चाहूँगा, ठीक इसके साथ छत्तीसगढ़ में हमने 13 तारीख को आया है। आने के बाद सरकारी अधिकारियों ने हमें नक्सल प्रभावित बहुत जगह में घुमाया है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शन भी हुए हैं, समझने की कोशिश की हमने भी, और हम खुद को उनको समझाने की कोशिश की है। मेरा मानना ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार अभी का जो सरकार चला रहे हैं, इन सरकार के हाथ में इन्होंने इतना सारे पॉलिसी तैयार करके रखे हैं। मेरा मानना ये है कि हमारे जो नक्सल प्रभावित ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनें, एकजुट होके आ जाइए और शामिल हो जाइए मुख्य धारा में। तब ना ये छत्तीसगढ़ को आने वाले 10 साल में कोई भी रोक नहीं पाएगा। जी। ये तो इतना बहुत विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार खुद उसके लिए काम कर रहे हैं। जब सरकार काम करना चाहते हैं, मेरा मानना ये है कि मान लीजिए मैं हाथ में हथियार उठा लिया और सरकार या किसी मेरे एजेंसी हमसे बात करना चाहते हैं, अगर हमारे बीच बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, बैरियर एक आ जाएगा, तब पता कौन क्या चलेगा, क्या करना चाहते हैं वो और मेरा मन में क्या है, मैं उसको कैसे बताएंगे और सरकार मेरे को कैसे पता चलेगा। उसमें नुकसान किसका होगा? जो हमारा अपना आत्मी नुकसान होगा, खुद का ज़िंदगी का नुकसान होगा, मेरा भी फैमिली होंगे, मेरा भी भाई बहन होंगे, सभी का नुकसान होने वाला है। एक तरफ से जब सरकार अच्छा एक नीति से काम करने लगता है ना, वो टाइम के साथ साथ बदल भी सकता है। इसीलिए जो टाइम में जो अच्छा एक पॉलिसी आते हैं, उसको मेरा मानना है कि हम लोग समझना चाहिए, वो सिग्नल को पहचानना चाहिए और काम करना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए। जी। तो सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा आप लोगों ने उठाया? जी हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने 2020 के बाद उधर से संगठन नहीं रहा, लेकिन हमने एक NGO बनाया। सबसे पहले हमने एक NGO बनाया, वो बोडोलैंड डेवलपमेंट फाउंडेशन नामक एक NGO हमने बनाया। और एक ही NGO से हमने सारे 5 से 60 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने काम करना स्टार्ट किया। कैसे बोले तो हमने कोऑपरेटिव मॉडल में काम करना स्टार्ट किया। हमने ये BTR का, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, BTR का 5 डिस्ट्रिक्ट में अब तक हमने 21 कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया है और रजिस्टर कर लिया है। उनमें से राइस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इको टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है और हमने एक और दो हमने वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है, स्पेशली फॉर वुमेन, those who can engage themselves through different way। ऐसे हमने बनाया। तो कहने का मतलब ये है, इसको बनाने का मतलब ये है, एग्रीमेंट में आने के बाद बहुत सारे हमारे लड़के कैडर्स, सरकार से जो मिलना था, जो पैसा थोड़ा ऐसे मिलना था, उसको मिल लिया।
उसके बाद कोविड-19 आया, वो पैसा मतलब इधर उधर हो भी गया है बहुत का, मेरा भी खुद का हुआ है, इसलिए मैंने बोला। कोविड को आप तो पता है 19 में कोविड आया था और हमने एग्रीमेंट किया 2020 में, उसके मतलब ये इफेक्ट होके बैठा था ना बहुत लोग। मैं फिर से ये जोड़ रहा हूँ कि जो एग्रीमेंट किया हम लोग, इसी के बीच में जो जिसका थोड़ा एज है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एज हम लोग का ओल्ड एज, हाँ एज मतलब जो ईयर्स, मान लीजिए कि अभी मेरा ईयर्स अराउंड 40 है, मैं तो नौकरी मिलने वाला नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसे भी कैडर्स है जिनका एज बहुत छोटा है, यंगर है हमसे। तो इन सब के लिए जिसका मतलब कैपेबिलिटीज़ है, जिनका थोड़ा एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन है, असम पुलिस में बढ़िया सा एक उधर रिजर्वेशन रखा है कि जो एनडीबी से बैकग्राउंड से आया है उनके लिए 2% रिजर्वेशन रखा है वो ड्राइव में। तो उसमें हमारे कैडर्स लोग उधर, कोई लोग उधर चला गया है, रहा जो थोड़ा बड़ा हो गया। सो फिर इन लोगों के लिए अभी स्पेशल ड्राइव चल रहा है कि टेरिटोरियल आर्मी में, उसमें भी हमने रिजर्वेशन को थोड़ा मांगा है, होने वाला है ये भी। और इनके अलावा हमारी वहाँ जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरियाँ होते हैं काउंसिल गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, तो उनमें भी थोड़ा हमारे जो थोड़ा काबिलियत रखते हैं, जिसका क्वालिफिकेशन है, उनको एब्जॉर्व करने के लिए अभी जोरदार चल रहा है। थोड़ा कुछ हो भी गया है, लेकिन सभी लोग आपका नौकरी नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलना नामुमकिन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, से हमने एक मिशन बनाया, जो मिशन को अंग्रेजी में कहेंगे तो मिशन ब्लॉसम अगेन बोलेगा, हमारे खुद का भाषा में उसको फिन रेडमखांग मिशन बोलते हैं। उसमें हमने ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मतलब इंटीग्रेट किया। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अभी सरकार के द्वारा थोड़ा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के उनको पैसा देना है। मान लीजिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका 250 मेंबर्स होते हैं, तो उनके लिए एक राइस मिल अगर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए, मिलिंग करने का कैपेसिटी का राइस मिल उसको बना दिया, तो वो राइस मिल बनने के बाद क्या होंगे, हमारे वहाँ बहुत ज़मीन होते हैं और बहुत खेती करने के लायक ज़मीन होते हैं। उधर धान का खेती बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो धान खेती वो लोग करने लगेगा, सारा एरिया में धान खेती करने लगेगा और वो धान जमा होंगे उस मिल में, क्योंकि उसको हमने सरकार से आलोचना करके उसको प्रोक्योरमेंट सेंटर भी हमने बनाया। इधर एफसीआई भी मिलिंग करेगा और प्राइवेट भी मिलिंग करेगा और खुद कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मिलिंग करेगा। तो उसमें 250 आदमी उधर डायरेक्टली इंटीग्रेट होने वाला है। कोई लोग व्यापार करेगा, कोई लोग थोड़ा ये सिलाई वगैरह करेगा, कोई प्रिंटिंग में करेगा, कोई लेबर का काम करेगा, कोई मिल का ये मशीन चलाने का काम करेगा। मोटा मोटी उसमें बहुत कुछ इंटीग्रेट होने वाला है। ठीक इसी तरह डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटीग्रेट होगा और लेयर फार्म में, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में, उसमें इंटीग्रेट होगा। और मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी या इको टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, उधर इको टूरिज्म का भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। तो उसमें 30 से 50 लड़के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना और एक पिकनिक स्पॉट को मेंटेन किया। सरकार की हिसाब सहाय से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसका मेंबर्स लोग उधर जो भी आदमी जाएगा थोड़ा मासूल लेगा, पैसा थोड़ा ले लेगा। तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो हमने ऐसे काम करना स्टार्ट किया है। हालांकि अभी तक हमने बहुत सक्सेस नहीं हुआ मतलब शुरुआत है। 8 कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ अभी मतलब राइस मिल बनाना और ये डायरी, ये काउ सेट बनाना और लेयर फार्मिंग के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अभी चालू हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ 1 साल में पूरा से पूरा हो जाएगा। होने से हमारे वहाँ 3,500 पीपल्स विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस प्रोजेक्ट्स। हमारे वहाँ के जो कैडर्स लोग हैं अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहिए, यही मेरा उम्मीद है। सरकार से भी यही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा पुशअप की ज़रूरत होंगे उधर। आज अमित शाह जी से हमने इंटरेक्शन किया, आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ये। इसी इंटरेक्शन के बीच में अमित शाह जी के सामने हमने जो प्रोजेक्ट है उसको बताया रखा और इसको बहुत अप्रिशिएट भी किया है। और आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर सर जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ में ही था। तो इसी प्रोजेक्ट्स यहाँ भी साइट आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ नहीं, आप की बातें सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा और किस तरह से आप मुख्य धारा से जुड़े और इतने सारे आपने इनिशिएशन लिए हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं और हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे आप
आपने जो ये कदम उठाया है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। जी हाँ, और आपने हमसे बातें की और हाँ। अपने अनुभव हमसे साझा किए, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।